हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी रेवेन्यू कोड जो 2006 का है, उसी यूपी रेवेन्यू कोड के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। और बेसिकली जो हम बात करेंगे साथियों, इसके आंसर राइटिंग सेशन के बारे में बात करेंगे कि आप यूपी रेवेन्यू कोड जो है इससे आप आंसर कैसे फ्रेम करेंगे। ये काफ़ी दिनों से डिमांड इसकी आ रही थी कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को करा दिया जाए, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को करा दिया जाए। तो साथियों उसी को कंसीडर करते हुए मैं यूपी रेवेन्यू कोड का मेन एग्जामिनेशन के पर्पज़ से मैं आंसर फ्रेम करके लाया हूं और इसी आंसर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों साथ ही साथ आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो दिया है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 है, सन 2021 द्वारा ये संशोधित है। इसको क्या किया गया है साथियों, इसको अमेंडेड किया गया और ये अमेंडेड एक्ट के साथ हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। एक एक पॉइंट्स को आपको हम यहाँ पे क्लियर करते हुए जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होगा। आगे बात करते हैं साथियों, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से मैंने आंसर को फ्रेम किया है। साथियों ये जो आंसर सेशन का मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं, ये आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट साबित होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली इस पर वर्क करेंगे तो आपके मेन एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे देखिए ये आंसर राइटिंग सेशन है और किस चीज़ का, खास करके यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का, ये मेरा खुद का हैंड रिटन है विथ अमेंडमेंट के साथ। इसमें जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो अमेंडमेंट के साथ बताऊंगा कि हाँ क्या चीज़ अमेंडमेंट किया गया है, क्या चीज़ को अमेंडमेंट नहीं किया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। साथियों अब जब प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों ने अगर एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये संक्षिप्त टाइप की टिप्पणियां लिखने के लिए काफ़ी एग्जामिनेशन में अब पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन दे देगा 20 मार्क्स का और उसमें 20 मार्क्स की जगह पे 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन दे देगा। कह देगा कि ये 5 मार्क्स का ये 5, ये 5, ये 5, ये 4 क्वेश्चन को आप क्या करिए, 20 नंबर का तो एक क्वेश्चन देगा उसमें, लेकिन ये 5-5 मार्क्स का ये बाइफर्केशन कर देगा और उसी बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग हमको अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो साथियों जब आप आंसर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहा है। और तो पहले जब मैं इस सेशन को लेकर के आ रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा जो राजस्व संहिता है 2006 का उत्तर प्रदेश का, तो इसमें मैं पहला यही संक्षिप्त टिप्पणी ही लेकर के आ रहा हूँ और साथ साथ इसमें मैं फॉर्म को भी आपको डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार का इसमें प्रारूप बनता है, किस प्रकार का फॉर्म बनता है, वो भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं आबादी। अब आबादी क्या होता है साथियों, अगर इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आ जाती है आपके एग्जामिनेशन में कि हाँ डिफाइन करिए आबादी को, आबादी क्या होता है। जब हम यूपी रेवेन्यू कोड को हम लोग पढ़ते हैं, जब राजस्व संहिता 2006 को पढ़ते हैं, तो इसमें इस टाइप की टर्मिनोलॉजी हमको अक्सर देखने के लिए मिलेगी कि हाँ आबादी क्या होता है, किसको हम आबादी कहते हैं। तो देखिए आबादी या ग्राम आबादी मीन्स कि या तो आबादी हम कहेंगे या ग्रामीण की जो आबादी होगा से तात्पर्य किसी ग्राम में ऐसे क्षेत्र से आबादी का तात्पर्य, या ग्रामीण आबादी का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों यथा सहन व हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिए किया जा रहा हो, जिसे एतद द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए आरक्षित किया गया था। मीन्स की आबादी उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पे ग्राम वासियों को, मीन्स कि गांव के लोग इकट्ठा होकर के अपना क्या करें, अपना एक जगह खलिहान बनाया जाता था। पहले के ज़माने में आप लोगों ने सुना होगा एक खलिहान बनाया जाता था, जैसे गेहूं की फसल की कटाई हो जाती थी तो गेहूं का जो बोझा बांध करके एक जगह इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद से सबका खेती किसानी का काम कहाँ पे होता था, आबादी में होता था। तो उसको क्या कहा जाता था, आबादी में, उसी को आबादी कहा जाता था। यहाँ पे देखिए लिख रहा है किसके, जो ग्रामीण लोग हैं उनके सहायक के लिए, उनके किसी भी कार्य के और प्रयोजन में यथा सहन, जिसमें वृक्ष लगे होते हैं, कुआं होती हैं आदि प्रकार की वहाँ पे सारी सुख सुविधाओं को क्या रखा जाता था, ग्रामीण के द्वारा वहाँ पे सहज करके एक जगह करके जुटा करके रखा जाता था। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आबादी कहते हैं। आगे देखिए साथियों कह रहा है
अर्थात इसका मतलब क्या होता है, आबादी होने के लिए निम्न आवश्यक पूर्ण करनी होती है। अगर किसी गांव में अगर हमको आबादी बनवाना है तो आबादी के लिए अगर हमें सरकार से चाहिए कि हाँ सरकार ये नियुक्त करे कि हाँ हम किसको आबादी कहेंगे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों का, उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस का होना आवश्यक है। जैसे पहला यहाँ पे दे रहा है, किसी ग्राम का क्षेत्र हो, अगर किसी भी गाँव का अगर एक निश्चित क्षेत्र हो तो वहाँ पे क्या बनाया जा सकता है, वहाँ पे हम आबादी का निर्माण करवा सकते हैं। हम आबादी का क्षेत्र एक छुड़वा सकते हैं कि हाँ ये जो क्षेत्र है ये हमारा आबादी का क्षेत्र है। सेकंड, उसमें क्या होना चाहिए साथियों, यह क्षेत्र उस ग्राम के निवासियों के लिए ही होना चाहिए, जो क्षेत्र है वो उस ग्राम के निवासियों के लिए ही होना चाहिए। थर्ड की बात करते हैं, आवास के प्रयोजनों या आवास, या तो आवास के प्रयोजन के लिए या आवास के सहायक प्रयोजन के लिए, जैसे सहन, हरे भरे वृक्ष होने चाहिए, वहाँ पे कुआं होने चाहिए, इत्यादि सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, उस आबादी में प्रबंध किया जाता है, जो कि सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आबादी कहते हैं, जो कि उपयोग में लिया जाता है, किसके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है या किए जाने के लिए आरक्षित किया जाता है। तो हम लोग उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोग आबादी के नाम से जानते हैं, और आबादी उसी को हम लोग कहते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी खूबसूरती से अगर 5 मार्क्स का आपके पास आंसर आता है तो आपको एक पेज लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये ऊपर ये सारा मैटर लिखा है, इसीलिए हमारा एक पेज में नहीं आया है। तो मान के चलिए कि जब आप इस तरह के पेज पे लिखेंगे तो आपको यहाँ से लेकर के और डाउन तक आपको लिखेंगे तो 5 मार्क्स का ये आपका एक पेज पे अगर आपने पूरा लिख दिया तो आपका 5 मार्क्स का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यही स्ट्रेटजी होता है और इसी तरह से आपको लिखना है। ये जो नीचे हमारा इतना आया है, ये जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो चीज़ें इतनी मैटर हमारा यहाँ पे आया है, ये ऊपर जो हमने क्वेश्चन बनाया है तो वो उतना कवर कर लिया। तो आपको एक पेज में, मैक्सिमम एक पेज में ही आपको अपने 5 मार्क्स के आंसर को कंप्लीट करना है। अब सेकंड की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे कृषि की बात करती है। जब हम यूपी रेवेन्यू कोड पढ़ते हैं और खास करके 2006 का, तो इसमें इसी सभी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमको जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम इस टाइप के टर्मिनोलॉजीज़ को वहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, जब हमारे एग्जामिनेशन में एट द टाइम हमारे पास आ जाएगा तो हम देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, किसको हम एग्रीकल्चर के अंदर मानेंगे और किसको एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं मानेंगे। जैसे अभी आबादी टर्मिनोलॉजी आ गया था, तो आप देख करके ही, अगर कभी ना पढ़े होंगे तो आप देख करके ही कंफ्यूज हो जाएंगे आबादी क्या होता है। नाम ही पहली बार लग रहा है, सुन रहे हैं कि आबादी क्या होता है। तो साथियों आपको आबादी देख करके समझ में आ गया ना। अब एक मोटा मोटा एक आइडिया तो मिल गया कि हाँ आबादी हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे क्या करते हैं, सार्वजनिक रूप से लोगों के द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है। जैसे खेती गृहस्थी का कार्य किया जाता है, वहाँ पे कुआं का भी व्यवस्था करके रखा जाता है, किसके द्वारा, तो ग्रामीणों के द्वारा ही इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करके रखी जाती है। तो उस क्षेत्र का एक निश्चित एरिया होना चाहिए, वहाँ पे एक निश्चित पॉपुलेशन होना चाहिए, तो हम उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आबादी दे सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं साथियों एग्रीकल्चरल की, कृषि क्या होता है। देखिए कह रहा है कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है साथियों, कृषि के अंतर्गत बागवानी आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है और फूलों की खेती आती है, मधुमक्खी पालन आदि इत्यादि और भी चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। किसके अंतर्गत, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो इसका जो बाइफर्केशन होगा और भी बड़ा हो जाएगा, इसमें और भी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। आगे देखिए कह रहा है राजस्व संहिता में केवल यह बताया गया है कि, किसके अंतर्गत की बात करते हैं साथियों, जब हम राजस्व संहिता की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत केवल यह बताया गया है कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है। कृषि के अगर हम स्पेसिफिक होकर कृषि की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इस प्रकार के अन्य कार्य भी कृषि में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बागवानी को बताया, पशुपालन को बताया, मत्स्य पालन को बताया, फूलों की खेती को बताया। इसके अलावा और भी जो चीज़ें होंगी वो भी हमारे किसके अंतर्गत आ सकती हैं, वो भी हमारे एग्रीकल्चर कृषि के अंतर्गत आ सकती हैं। आगे साथियों देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि एवं कृषि उद्देश्य अधिनियम 1973 की धारा 2 क में कृषि तथा कृषि उद्देश्य की परिभाषा दी गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने के लिए ये मिल रहा है कि बाइफर्केशन करके कि हाँ इसकी परिभाषा को कहाँ दिया गया है, तो इसके परिभाषा को उत्तर प्रदेश कृषि एवं कृषि उद्देश्य अधिनियम 1973 की धारा 2 क के अंतर्गत कृषि के परिभाषा को क्या किया गया, उसको परिभाषित किया गया। तो ये चीज़ें अगर आपको एट द टाइम लर्न रहता है तो आप इतना चीज़ें बातें को आप अपने एग्जामिनेशन में, अपने मेन एग्जामिनेशन में आंसर कॉपी पे ये बातें आप लिखेंगे। आगे देखिए
कह रहा है इसके अनुसार भूमि को खेती योग्य बनाना, सिंचाई का साधन स्थापित करना। मीन्स की सिंचाई का साधन स्थापित करने का तात्पर्य क्या होता है? मीन्स की पंप सेट लगाना जहाँ से पानी उनी की सिंचाई उचाई की व्यवस्था हो सके। भूमि पर खेती करना, बागवानी करना, मछली पालना, दुग्ध उत्पादन करना इत्यादि कार्य सभी का सभी क्या होता है? इन सभी का क्या उद्देश्य है? कृषि के ही अंतर्गत इसको हम क्या मानते हैं? इसको कृषि के अंतर्गत ही शामिल मानते हैं। इन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? कृषि ही कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार कृषि शब्द कृषि एवं कृषि उद्देश्यों का संयुक्त प्रभाव रखता है। आगे देखिए, यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया कि कृषि के अंतर्गत क्या आता है, हम किसको क्या कृषि कहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इतने तक भी सीमित करके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी आंसर को आप एक पेज में ही लिखें। मीन्स कि एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ, एक पेज में आपका एक आंसर आ जाना चाहिए अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो, क्योंकि इस तरह के आपको 4 आंसर लिखने होते हैं और 4 आंसर लिखेंगे तो कम से कम 4, 4.5, 5 पेज तक वो खींच करके चला जाएगा। किसी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर 20 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आप मैक्सिमम कोशिश करिएगा कि 5 पेज में आप उस आंसर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। अगर 20 मार्क्स का अगर इसी तरह 4-4 नंबर 5-5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप क्या करेंगे? 4 से लेकर के 5 के बीच में ही अपने आंसर को कंप्लीट करना। उससे ज़्यादा आपको पेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस, वहाँ पे उतना ही पेजेस आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार का आपको कोई सपोर्टिव कॉपी नहीं मिलेगी, जैसे बी कॉपी, सी कॉपी, इस टाइप की कॉपियाँ आपको मेन एग्जामिनेशन में खास करके यूपी पीसीएसजे में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं कलेक्टर। अब कलेक्टर किसको कहते हैं साथियों? आप लोगों ने बहुत ही बार सुना होगा कि हाँ, कलेक्टर साहब के पास हम जा रहे हैं, डीएम साहब के पास जा रहे हैं। तो इसमें किस प्रकार का बाइफर्केशन होता है? जब हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हाँ, इसके अंतर्गत कलेक्टर किसको माना गया है, किस किस अधिकारी को हम कलेक्टर कह सकते हैं। तो देखिए, कलेक्टर का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन राजस्व सरकार, राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है। उसके अंतर्गत निम्न भी आते होंगे। अब कौन कौन इसके अंतर्गत निम्न आते हैं? कलेक्टर के अंतर्गत किसको किसको माना गया है कि हाँ, ये कलेक्टर है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? तो साथियों, ये राज्य सरकार की लायबिलिटी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो बताएंगे कि हाँ, हम किसको कलेक्टर कहते हैं, किस अधिकारी को, किस रैंक के ऑफिसर को हम यहाँ पे कलेक्टर मानेंगे। देखिए, कह रहा है उक्त धारा की उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर कलेक्टर, और कोई कौन सा? कोई अपर कलेक्टर। और सेकंड की बात करते हैं, ख वाले की बात करते हैं साथियों। फिर यहाँ साथियों ख की बात करते हैं। ख में कह रहा है इस संहिता के अधीन। अब देखिए, इस संहिता के अधीन कलेक्टर के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सशक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी क्या होता है? वहां पे भी हम उसको क्या मानते हैं? वहां पे भी उसको हम लोग कलेक्टर के ही रूप में देखते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, इस परिभाषा के आधार पर ऐसा अधिकारी, देखिए ये जो कलेक्टर की परिभाषा दे रहा है कि कलेक्टर किसको कहेंगे, कलेक्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है, जिसको हम लोग कलेक्टर साहब कहते हैं। जो कलेक्टर साहब वो साहब होते हैं जो कि रेवेन्यू वसूल करते हैं। देखिए कह रहा है इस परिभाषा के आधार पर ऐसा अधिकारी कलेक्टर कहा जाएगा जिसे उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अंतर्गत कलेक्टर नियुक्त किया जाता है। अब किसको किसको कलेक्टर नियुक्त किया जाता है, उन सभी को अभी मैं अलग अलग बाइफरकेट करके दिखाऊंगा कि किसको किसको कलेक्टर के अंतर्गत माना जा सकता है। देखिए कह रहा है साथियों, अगर हम स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कह रहा है उत्तर प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम 1904 की धारा 4 क के अनुसार कलेक्टर वह व्यक्ति होता है। कौन होता है साथियों? कलेक्टर वह व्यक्ति होता है जो जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी होता है। कौन होता है कलेक्टर? तो जिले का वो मुख्य भार साधक अधिकारी होता है। और इसमें उपायुक्त भी शामिल होते हैं, जो मीन्स उपायुक्त जो महोदय होते हैं, जिसको हम लोग डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, उपायुक्त महोदय, वो भी कलेक्टर के अंतर्गत क्या होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि कलेक्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है, किसको किसको हम लोग कलेक्टर मानते हैं। अब साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक और हम टर्मिनोलॉजी लेकर के आ रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम लोग राजस्व न्यायालय के बारे में जानते हैं कि राजस्व न्यायालय क्या है, जिसको हम लोग रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं। क्या किसी भी कोर्ट को हम लोग रेवेन्यू कोर्ट कह सकते हैं या कोई स्पेसिफिक है जिसको हम लोग रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं? तो साथियों यहाँ पे आपको देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ, रेवेन्यू कोर्ट किसको हम लोग कहते हैं, क्या होता है रेवेन्यू कोर्ट, और रेवेन्यू कोर्ट में कौन कौन किस किस लेवल के किस किस हायरार्की के ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है राजस्व न्यायालय का तात्पर्य निम्नलिखित प्राधिकारियों में से
सभी या किसी प्राधिकारी से है, या तो सभी प्राधिकारी से है या किसी एक स्पेशल प्राधिकारी से। देखिए कह रहा है परिषद और उसके सभी सदस्य, परिषद की बात करते हैं, परिषद और उसके सभी सदस्य, आयुक्त जिसमें आयुक्त भी आते हैं जिसको हम लोग कमिश्नर साहब कहते हैं, अपर आयुक्त साहब भी आते हैं, कलेक्टर साहब भी आते हैं, अपर कलेक्टर भी आते हैं, मुख्य राजस्व अधिकारी भी आते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर भी आते हैं, बंदोबस्त अधिकारी भी आते हैं, सहायक बंदोबस्त अधिकारी भी आते हैं, और अभिलेख अधिकारी भी आते हैं, और सहायक अभिलेख अधिकारी भी आते हैं। साथ साथ तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आते हैं, न्यायिक और नायब तहसीलदार से भी है। इन सभी को हम क्या मानेंगे, इन सभी को प्राधिकारी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। कब की बात कर रहा है, जब हम रेवेन्यू कोर्ट की बात करते हैं तो उस समय इन सभी अधिकारियों का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमारा मामला कहाँ पे फंसा है, तो हमारा मामला मुख्य राजस्व अधिकारी के यहाँ फंसा है, तो सहायक बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ फंसा है, तो सहायक अभिलेख अधिकारी के यहाँ फंसा है, हमारा मामला जो फंसा है वो तहसीलदार साहब के यहाँ फंसा है या नायब तहसीलदार साहब के यहाँ फंसा है। ये सभी के सभी टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। वही सभी टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे राजस्व न्यायालय के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एलिब्रेट किया जा रहा है, इनको बाइफरकेट किया जा रहा है। आगे अब देखिए सभी अथॉरिटीज़ के नाम है साथियों। अब आगे देखिए कह रहा है यह परिभाषा राजस्व न्यायालय कौन कौन है उनकी गणना करती है। ये जो परिभाषा हमने बताया है यहाँ पे, जो जितने भी हायरार्की हमने बताया, जितने भी हम लोगों ने नाम अभी गिनवाया है, जो कि राजस्व अधिकारी हैं, बंदोबस्त अधिकारी हैं, मीन्स की तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, इन लोगों के बारे में क्या कर रहा है, ये उनकी गणना करता है। अब देखिए साथियों कह रहा है राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक की अगर हम बात करते हैं साथियों तो किराया होता है। और आपको जब आंसर में आप फ्रेम करेंगे तो आप किराया नहीं लिखेंगे, आप वर्ड यही इस्तेमाल करेंगे भाटक, क्योंकि यही प्रयुक्त हो रहा है बार बार। जब आप बुक पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भाटक शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखा गया है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको इसी प्रकार का राजस्व न्यायालय के अंतर्गत माना जाएगा। देखिए साथियों आगे कह रहा है किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किंतु ऐसे बातों या कार्यवाहियों का विचार सिविल प्रकृति के वादों या कार्यवाहियों के रूप में करने के लिए क्या कर रहा है, करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्या होते हैं, ये सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या नहीं आता है, जो रेवेन्यू कोर्ट होता है साथियों ये सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको ये देख करके पता चल रहा होगा कि जो रेवेन्यू कोड होता है, जो हमारा रेवेन्यू कोर्ट होता है वो सिविल न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। और जो भी हायरार्की मैंने बताया है, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, उसके बाद से बंदोबस्त अधिकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे याद करके रखना होता है। साथियों एक चीज़ और आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल रहा होगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को लिए मिल रहा होगा कि आपको प्रपत्र दे रहा होगा कि आप इस प्रकार का फॉर्म आप क्या करेंगे, फॉर्म की ड्राफ्टिंग करेंगे। और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर्म की ड्राफ्टिंग करना भी आपको आना चाहिए। इसीलिए साथियों मैं एक ट्रायल के बेसिस पे एक फॉर्म की ड्राफ्टिंग भी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कि किस प्रकार से आप फॉर्म की ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी फॉर्म के ड्राफ्ट हैं उन सभी ड्राफ्ट को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि नहीं ये आपके लिए हेल्पफुल है आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए, खास करके यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो साथियों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली बताएं कि आपको ये सेशन किस प्रकार से हेल्पफुल लग रहा है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो इस सेशन को और मीन्स की जो यूपी लैंड रेवेन्यू कोड को जो मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, आज जो पार्ट फर्स्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ, अगर आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट आता है तो पार्ट सेकेंड भी मैं डेफिनेटली लेकर के आऊँगा। प्रपत्र से भी रिलेटेड मीन्स कि अगर इसके प्रारूप से, इसके फॉर्म से भी अगर वीडियो आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं जो भी पॉसिबल हो सकता है यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन सभी चीज़ों को मैं लाने का कोशिश करूंगा। अब देखिए साथियों ये सार्वजनिक नोटिस सूचना, अगर किसी को भी सार्वजनिक नोटिस देना होगा, किसी भी प्रकार की सूचना देनी होगी तो किस प्रोफार्मा में देंगे, तो हमारे पास एक प्रपत्र होना चाहिए, एक प्रोफार्मा होना चाहिए, एक
जो कहा जाता है, जो फॉर्म होना चाहिए, इसी फॉर्म में आपको देना है। यहाँ पे सूचना संख्या लिखना होता है कि सूचना का जो संख्या देना है, कौन सा सूचना का संख्या होगा। साथ ही साथ यहाँ पे दिनांक देना होता है, जो डेट हम देते हैं वो डेट की बात की जाती है। ये सभी चीज़ों को जानना आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा वहाँ पे दे दिया गया। अगर आप पढ़ के जाए रहेंगे तो इस प्रकार का फॉर्म वहाँ पे भर देंगे, इस प्रकार के फॉर्म को आप वहाँ पे अच्छे से लिख देंगे तो आपको वहाँ पे आंसर का नंबर गेन हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 6 सब क्लॉज 2 के अनुसरण में एतद द्वारा यह नोटिस दी जाती है। किसके द्वारा नोटिस दी जाएगी? या तो कलेक्टर साहब के द्वारा दी जाएगी या तो मंडलायुक्त साहब के द्वारा दिया जाएगा। ये जो इनका डेजिग्नेशन होगा, जो इनका जो डेट लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा। अब साथ साथ यहाँ पे लिखा रहता है जिला का नाम लिखा रहेगा या कमिश्नरी का। अगर मंडलायुक्त साहब की बात करते हैं तो वो कमिश्नरी में बैठते हैं, अगर जिला की बात करते हैं तो वहाँ पे कलेक्टर साहब बैठते हैं। तो ये दोनों का बाइफर्केशन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। निम्नलिखित राजस्व क्षेत्र की सीमाओं का सम्मेलन विभाजन, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मेलन किया गया या किसी भी प्रकार का विभाजन किया गया या किसी भी प्रकार का विलोपन किया गया है या विनिर्माण किया गया है, नामों में वर्तन किसी भी प्रकार का किया गया है या किसी अन्य रीति द्वारा परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस लेटर में क्या करेंगे? अंकित करेंगे। और ये लेटर किस चीज़ का है साथियों? ये जो लेटर है ये सार्वजनिक नोटिस है। ये सार्वजनिक नोटिस आप पेपर में भी कभी कभी आप पेपर रैंडमली पेपर पढ़ते होंगे तो उसी में इसी प्रकार का सार्वजनिक नोटिस वहाँ पे आता है। जब सार्वजनिक नोटिस आता है तो उसको आपको देखना पड़ता है कि किस प्रकार से सार्वजनिक नोटिस को प्रेषित किया गया है, किसी कलेक्टर साहब के द्वारा, किसी कमिश्नर साहब के द्वारा। अगर कमिश्नरेट के द्वारा किया जा रहा है तो कमिश्नर साहब का नाम अंकित रहेगा, किस जिला के कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा है, मीन्स कि किस मंडल के कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा है। अगर जिला की बात करते हैं तो किस कलेक्टर साहब के द्वारा किया गया है। देखिए, राजस्व के क्षेत्र का पूरा विवरण यहाँ पे आपको देना पड़ता है, फिर प्रत्यावर्तन का विवरण भी यहाँ पे आपको देना पड़ता है, और साथ साथ यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, किस तरह से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, किस तरह से फॉर्म को आप बनाएंगे। फॉर्म में कह रहा है उपर्युक्त प्रस्ताव पर ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले 2 दैनिक पत्रों में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के पश्चात किया जाएगा। मीन्स कि इस पे अगर आपको आपत्ति हो रही है तो ये जो प्रपत्र जो दैनिक पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग के घर अक्सर पेपर आया करता है, उस पेपर में इसको क्या किया जाएगा? इसको विज्ञप्ति में दिया जाएगा, एज एडवर्टाइजमेंट इसको दिया जाएगा। अगर जिस भी व्यक्ति को ये क्या है, ये एक पब्लिक ऑफर है, मीन्स कि एक पब्लिक को सूचना दिया जा रहा है। अगर जिस किसी भी व्यक्ति को अगर 15 दिन के अंतर्गत आपत्ति कोई होती है तो क्या करेगा? वो आपत्ति को भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा? इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति लिखित रूप से किसको भेजा जाएगा? सचिव को। किस सचिव को? राजस्व सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये पत्र क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। उक्त को अवधि समाप्त के पूर्व प्रेषित की जा सकती है। अब यहाँ पे आयुक्त साहब का पूरा नाम रहेगा, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। तो साथियों, इस प्रकार से आपके पास फॉर्म भी आ जाता है जब आप मेन एग्जामिनेशन में बैठते हैं आंसर फ्रेमिंग करने के लिए। तो ये सभी चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। और साथियों, मेरा मानना है कि जब आप पूर्ण रूप से हर जगह से तैयार रहेंगे तो एग्जामिनेशन में जो भी आता है वो आने दीजिए। जब आपके पास पूरी प्रिपरेशन के साथ आप जाएंगे तो फिर आएगा कहाँ से? जो आएगा यहीं से तो आएगा। तो मेरा बस यही मानना है कि आप 4-5 ठो फॉर्म जो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा वो 4-5 फॉर्म आप तैयार कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश मीन्स की जो राजस्व संहिता है 2006 का, इसका मैं 2-3 सेशन लेकर के अगर आपका पॉजिटिवली कमेंट आता है तो उसको मैं करा दूंगा। तो आपका ये कहीं ना कहीं अच्छे तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। बाकी तो आप लोग अपना पढ़ ही रहे होंगे। जो मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं हेल्प आपका कर रहा हूँ। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी प्रीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है उसको अगर पॉसिबल हो सके साथियों तो आप उसको शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।